बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज दौरे बलोचिस्तान के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल वक्त से निकल आई है। अगले साल शरह नमू में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि पाकिस्तान में तैयार करदा कोविड वैक्सीन पाक वैक को मुतारिफ करा दिया गया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज कहते हैं कि PDM में वापसी की ख्वाहिश का कभी इजहार नहीं किया। इस समय दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा बलोचिस्तान मौजूदा हालात के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब को सिर्फ एक उनसे बात दोबारा कहूँगा, और वो ये है कि वो अपनी उनकी जो टीम है, तमाम टीम, अब वज़ीर आज़म साहब को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है। आज 1 जून 2021, और वो यकीनन उनको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि 3-4 मामलात इस रियासत के बड़े अहम थे, बहुत अहम थे, जो इमरान खान साहब ने करने थे। और उसमें से सबसे जो बड़ा काम था वो ये था कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब बिला इम्तियाज और बिला इम्तियाज गैर सियासी और अक्रॉस द बोर्ड। और बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो सरमाया है वो पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है। सिर्फ सियासतदानों का नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का भी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियात। तो बहुत बड़ी तादाद में वो अक्रॉस द बोर्ड अगर अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाते हैं इमरान खान साहब, तो अब यकीन करें कि बहुत पैसा है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पैसा लोगों ने रखा हुआ है या बाहर रखा हुआ है, लेकिन बहुत पैसा रखा हुआ है। आप यूरोप में किसी गल्फ कंट्री में आप चले जाएं, आप किसी जो आम दुकान पे काम कर रहा है या कोई टैक्सी ड्राइव कर रहा है, वहाँ पे टैक्सी चला रहा है, कोई होटल में काम, आप किसी शख्स से पूछ लें कि यार यहाँ पर ये घर किसके, वो आपको बता देगा। तो एक तो एहतसाब, और दूसरा ये है कि जितना मर्जी पैसा वो लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, जब तक कुएं में कुत्ते पड़े हुए हैं वो पैसा जाता जाएगा, जाता जाएगा। बजट के अंदर फिर वो ब्लैकमेलिंग होगी, फिर पैसे देंगे, फिर होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत पहले जो बात की थी ना कि एहतसाब का बटन दब गया है, तो इसलिए कि अक्रॉस द बोर्ड चूंकि नहीं हो रहा था और विच हंटिंग शुरू हो गई थी कि गुड करप्ट और बैड करप्ट और गुड करप्ट और बैड करप्ट की कहानी शुरू हो गई थी, तो उसके नतीजे में सभी निकल गए, सबके सभी निकल गए। और अब उसके बाद ये फर्क उसे पड़ा बहुत बड़ा, और फर्क ये पड़ा कि वो पहले से इमरान खान साहब को लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे। इनकी मीडिया टीम ने भी, इनके बाकी लोगों ने भी, ये हो रहा है, इसको पकड़ा जाएगा 24 घंटे में, अगला ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, जब बात मैंने की कि बटन दब गया, तो आखिर एक बहुत बड़ी बात होती है ना, बिल्कुल। अब एक बहुत बड़ा जुमला कह देते हैं कि अब एहतसाब नहीं होने जा रहा है, बटन दब गया। ये उस वक्त की बात है जब इधर पेशियां उधर हंगामे मचे हुए हैं पिछले 8 महीने में। तो अब वो 24 घंटे में खबर आ रही है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, चलता रहा। अब चूंकि सोशल मीडिया और बाकी कवानीन आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ मेरी भी लोगों से बात हुई, बड़ी संजीदा लोगों से, और वो भी इसको आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि क्यों ये मुख्तलिफ मामलात कैसे आगे बढ़ाए गए और क्यों ये गलत खबरें आई और क्या हुआ। तो दूसरी तो करनी थी इस्लाहात मुख्तलिफ शोबों में, और फिर तीसरा जो है, और साथ साथ लेकिन चूंकि बहरान आ गए दरमियान में कोविड का, तो उसको एहतसाब और उसको चले आप रख दें एक तरफ, जो इस्लाहात होनी थी। लेकिन फिर इनकी करप्शन स्कैंडल, पुराने वाले लोगों के, पुराने हुक्मरानों के साथ इनके लोगों के मिली भगत, और अभी आप देखें ना रिंग रोड में उनका नाम भी आ रहा है, इनका नाम भी आ रहा है, एक उनका है, इनका है, इनका है, इनका, जो कि इमरान खान साहब के लिए इंतहाई तकलीफ दे है। ठीक है, 2 उनके MPs हैं, तो एक उनका MP आपस में मिलकर काम, एक उनका कारोबारी दोस्त है, तो एक उनका कारोबारी दोस्त सबके होते हैं, कारोबार करना होता है, जो हुकूमत आती है उसके साथ वो होते हैं हमेशा। तो अब जो सबसे बड़ी कामयाबी अगर है कोई इमरान खान साहब की, तो वो ये है कि उन्होंने मईशत को डूबने नहीं दिया पाकिस्तान की,
और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि वो अपने लोगों से कहें कि जो मईशत को डूबने नहीं दिया और पाकिस्तान में पहिए चलता रहा, लोग भूखे सड़कों में नहीं मर गए, खुदा न खास्ता, बेरोजगारी हुई, तकलीफें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत इस बात को उजागर करें जी। और ये जो फिगर्स आएंगे सामने, अपनी टीम से कहें कि वो जो टीम तो थोड़ा गालियां वालियां कम करके वो इन कामयाबियों को, क्योंकि उधर कुछ नहीं होने जा रहा, ना पीडीएम कुछ कर रही है, ना ऑपोजिशन कुछ कर रही है, ना एहतसाब हो रहा है, तो इसलिए अब तवज्जो इधर मरकूज करें कि लोगों को ये बताएं कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है और क्या क्या चीज कहां कहां पे अचीव हुई है, बिल्कुल, किस किस शोबे में क्या क्या काम हुआ है, ताकि लोगों को ये पता चले कि एक ये जो पहिया चलता रहा है मईशत का, ज़राअत का, ये वो सारा। और मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो इस बात का बिल्कुल कायल नहीं हूं कि जब तक पुराने पैसों का एहतसाब ना हो जाए तो नए फंड इशू हों। मुझे पता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस पे, हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इस पे एतराज़ात उठाएंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, तरक्याती फंड नहीं होना। इसलिए नहीं होना चाहिए कि पिछले कभी किसी फंड का पूछा गया है आज तक, जो मजीद फंड हर साल बजट में दे दिया जाता है, उसकी कोई रसीदें होती हैं, उसका कोई हिसाब किताब होता है? नहीं होता, तो फिर वो चलता जाएगा और ये सारे लोग मजीद ताकतवर होकर अगले इलेक्शंस के अंदर फिर मुख्तलिफ पार्टियों के सामने खड़े होंगे। कोई खरबपति खड़ा होगा मुस्लिम लीग नून के सामने, कोई इमरान खान साहब का, मतलब वही पीपल्स पार्टी में खड़ा होगा, कोई कहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो उसको सियासी बना दिया, इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया गया। ठीक। अच्छा, मैं इस बात को क्यों आज जरा ज्यादा इस पे यानी सोच रहा हूं इस बात को कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बहुत मौके देता है लोगों को, लेकिन उससे फायदा नहीं उठा सकते, फायदा नहीं उठा पाते, और अल्लाह करे कि हम उठाएं। अब यानी अरबों रुपया एहतसाब पे खर्च हो गया और चवन्नी नहीं आई, ये अजीब बात है। ब्रॉडशीट उनको पैसे दे रहे हैं पाउंड्स में, डॉलर्स में, चवन्नी नहीं आई। नवाज शरीफ साहब का एक अकाउंट कोई $1 अरब का ढूंढा था उसने सिंगापुर में, याद है आपको? चंद रोज पहले वो क्या बना, $1 अरब का अकाउंट था, वो कह रहा है किधर है भाई? तो मतलब ये एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है पूरी कौम को। और उसमें होता है ना कि कोई तामीराती काम, कोई इस दौरान कोई एजुकेट होते हैं लोग, इस दौरान कोई और कोई बात करता, कोई मतलब कोई आगे लेके जाते हैं आप नौजवानों को, जो मतलब होता है ना कि बस वो अजीब सा ही कुछ ये दौर गुजरा है। लेकिन अब इसके ऊपर अब खान साहब जो हैं वो अगर जाते हैं इस तरफ कि मईशत हमारी टेक ऑफ कर रही है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और आने वाले अरसे में रिफॉर्म्स हमने क्या करनी है। ये नहीं कि अगला हुकूमत मिलेगी तो फिर उसके अगली हुकूमत मिलेगी, तो नहीं, अब हमने क्या फौरी तौर पर क्या करना है, ठीक है। और ये बात कि हमने अचीव क्या कर लिया, अचीव हमने ये कर लिया है कि पहिया बंद नहीं हुआ, जो फैक्ट्रीज का पहिया बंद नहीं हुआ, लोग जैसे तैसे करके, और अल्लाह करे ऐसा ही रहे, हालात आगे बेहतर हों। आज जो है वो एक अजब सी खबर जो है वो इंतजार कर रही है, क्योंकि पड़ोस है हमारा और जाहिर है कि पड़ोस के हालात जो हैं वो बराह रास्त हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो भारत में जो जयशंकर जी हैं वो जो वापस पहुंचे हैं, तो उनके पास, उनके सामने, और जयशंकर जी के बहुत ज्यादा वजीर खारजा भारत के, ये बहुत मुलाकातें और बहुत मुश्किल शेड्यूल था 4-5 रोज का। मतलब इतनी मुलाकातें जो हैं वो, मतलब मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और इंटरव्यूज और कम्युनिटी के साथ और अमेरिका में साथ। लेकिन एक बात, जो बात मैं बहुत अरसे से बताने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पड़ोसियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये कर रहा हूं कि वो अपने अंडे एक टोकरे में मत डालें, और वो टोकरा था ट्रंप टोकरा। और ये ट्रंप टोकरा जो है, ये ट्रंप टोकरे में उन्होंने डाल दिए अपने सारे अंडे। एक सर जंग शुरू है अमेरिका के साथ, चाइना की सर जंग, कोल्ड वॉर। एक होती हॉट वॉर, एक होती कोल्ड वॉर। ये इस तरह निकली दूसरी जंग अजीम के बाद, इत्तेहादी थे आपस में, सोवियत यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, ठीक है, सारे के सारे इत्तेहादी थे।
लेकिन आपस में थोड़ी सी नाराजगियां शुरू हो गई थी, ठीक है, स्टालिन की और ट्रूमन जो आए थे, नए नए सदर और स्टालिन। तो जैसे स्टालिन की एज ज़्यादा हो रही थी, ट्रूमन नए इलेक्ट होकर आए थे, तो उसके बाद ये हुआ कि ये पोस्ट डैम के मुकाम पे ये 3 Bs की मीटिंग हुई, 3 बिग्स की, ठीक है, 3 बिग्स की मीटिंग हुई और वो आखिरी मीटिंग थी। अच्छा, ठीक। क्योंकि जर्मनी एक दुश्मन था, और इंसानी जबिलत है कि जब एक दुश्मन होता है सामने तो इकट्ठे हो जाते हैं सारे, लेकिन जैसे वो दुश्मन मारा जाता है तो उसके बाद जो अंदर अदावतें होती हैं वो जागती हैं। तो जैसे ही वो जर्मनी खत्म हुआ तो ये जो नफरतें पनप रही थी अमेरिका, यानी ट्रूमैन जो नए नए सदर आए थे, और स्टालिन के दरमियान, वो खुल के सामने आ गई। और पोस्ट डैम की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद इनकी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, सोवियत लीडर की और अमेरिकन प्रेसिडेंट की। ठीक। तो सर जंग शुरू हो गई, और सर जंग के चंद असूल हैं। ये जयशंकर जी के लिए उनको एक बात मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन तक किसी तरह पहुंचे। और सर जंग का कुछ असूल है। सर जंग का असूल ये है, नंबर 1, कि उसमें 2 पोल्स, अभी तक जो सर जंग, ये सर जंग जरा मुख्तलिफ है, उस पर भी बात कर लेंगे, जो चाइना से शुरू हो रही है, कि 2 पोल्स हो, 2 फरीक हो, ठीक है, 2 फरीक, सोवियत यूनियन, अमेरिका। लड़ाइयां ग्रे जोन में होंगी, ठीक है, ग्रे जोन में लड़ाइयां होंगी, वरना वो क्यूबन क्राइसिस जो है खड़ा हो सकता है कि मिसाइल आमने सामने आ गए। तो ग्रे जोन में लड़ाइयां होंगी, और ग्रे जोन में प्रोपेगेंडा की लड़ाइयां होंगी, प्रॉक्सी वॉर्स होंगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा पीक हुकूमतें गिरा दी जाएंगी, एक दूसरे के जो हलीफ हुकूमतें होंगी, मद्दे मुकाबिल सब कुछ होगा, असला सप्लाई होगा, जहाज गिर जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हॉट वॉर नहीं होगी, कोल्ड वॉर होगी। ठीक है, पहला असूल ये। और उसमें उसका असूल पहले तो मईशत, सामने वाले को ब्लीड कराओ। ये जंग खत्म कैसे हुई? कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर विन विन पे नहीं खत्म हुई। अमेरिका और सोवियत यूनियन की वॉर विन विन नहीं थी कि तुम भी जीत गए तो मैं भी जीत गया। एक को क्रश कर दिया गया, सोवियत यूनियन को तबाह टुकड़े टुकड़े कर दिया अमेरिका ने। कोल्ड वॉर इस तरह खत्म हुई, ठीक है, सही। और इस तरह से खत्म हुई कि उनके पास असला तो था, ब्लीड करवाता रहा अमेरिका, ब्लीड होते रहे, ये करो, उधर मिसाइल लगाओ, ये करो, फलां करो, इधर जाओ, उधर जाओ, आगे करो, पीछे करो, ये करो। और सोवियत यूनियन जो है वो ब्लीड होता रहा, अपने इत्तेहादियों को बचाता रहा, असलहा खरीदता रहा, और आखिरी दिन ये आ गए थे कि वहां पे डबलोटियां खत्म हो गई थी और उनके पास क्लैशनकोव्स थी, असलहा पड़ा हुआ था, डबलोटियां बेकरियों से खत्म हो गई थी, सोवियत यूनियन टूट गया। अब मसला यह है कि और फिर नजरियात, आपकी आइडियोलॉजी बड़ी स्ट्रांग। तो एक तरफ था कम्युनिज्म और एक तरफ था कैपिटलिज्म, और कम्युनिज्म को और कैपिटलिज्म के अंदर कहीं कहीं तो यूरोप में तो कुछ और कार्ड खेला गया कि देखें जी मईशत ऐसी होती है, देखें ना ऐसी होती है। और आप देखेंगे ये जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई है तो उसके बाद वो ब्रेंटवुड में तो शरीक हो गया था रशिया, लेकिन उसके बाद रशिया मार्शल प्लान या IMF या उसका हिस्सा नहीं बना, सोवियत यूनियन अलग हो गया था उससे। यानी इतनी कोल्ड वॉर में ये अलग अलग रहे हैं बिल्कुल। तो नजरियात तो यूरोप में तो, लेकिन बाकी दुनिया में, मुसलमान दुनिया में इस्लाम कुफर, देखिए जो सुर्खे हैं तो वो काफिर हैं, तो वो जो ये नहीं होते, और इस्लाम, और यही हुआ अफगान जिहाद, तो ये कार्ड प्ले हुआ, खूब प्ले हुआ। हाँ नहीं, इस्लामोफोबिया नहीं, इस्लामोफोबिया तो 9/11 की बात है, मैं आज कोल्ड वॉर की बात कर रहा हूं। इस्लामो मतलब ये कि हम इस्लाम पसंद है, तो जिहादी तंजीमों पे हाथ रखा अमेरिका ने, ठीक है ना, अफगान मुजाहिदीन पे, बाकी जगहों पे, और सोवियत यूनियन ये सुर्खे हैं, ये काफिर हैं, ये फलां हैं, ये इस्लाम से बाहर है, ये गैर मुस्लिम है और ये मुसलमान है। अब यहां पर सूरत हाल ये है कि यहां पर कैपिटलिज्म और नाम है कम्युनिज्म, मगर उन चाइना से बड़ा कोई कैपिटलिस्ट मुल्क नहीं है दुनिया में। तो बात यह है कि वो एक तो अच्छा, आप उसके बाद जो है वो ये भी ज़हन में रखें कि कोल्ड वॉर में कंपीट करते हैं, पार्टनरशिप नहीं करते। अभी तक पिछली कोल्ड वॉर में पार्टनरशिप नहीं होती, दुश्मन के साथ ये नहीं होता कि यार ये रशिया के साथ फ्रॉम रशिया विद लव, सिर्फ जासूसी आते हैं वहां से 007,
लेकिन जो है वो कंपटीशन होता है। हाँ, कंपटीशन होता है, ये हुकूमत हमारी होगी, तुम्हारी होगी, ये तुमने बनाई, ये चीज हमने बनाई, पार्टनरशिप नहीं होती। इस कोल्ड वॉर, ये जो नई कोल्ड वॉर चाइना से शुरू हुई है, इसमें पार्टनरशिप भी है और कंपटीशन भी है। और हॉट वॉर के लिए सबसे पहला, मतलब या ग्रे जोन में, क्योंकि जंगें तो होती है ना, प्रॉक्सीज कह लें या जो भी कह लें, जो पहला इलाका चुना है दोनों पावर्स ने, या तीनों अगर आप रशिया को भी इंक्लूड करें। वैसे अभी तक तो 2 पावर्स ही होती हैं, 3 को भी हो सकता है तीसरा पोल भी बन जाए आगे जाके कोई। ये रशिया और चाइना अभी तक तो एक है, लेकिन हो सकता है कि ये आगे जाके जो बात मुख्तलिफ लोग कहते हैं, लेकिन अभी तो एक है, करीब है। तो यहां पर मसला यह कि पहली हॉट वॉर शुरू हो गई है, और वो शुरू हुई है इंडिया के साथ। और इंडिया को करवाना है चाइना ने ब्लीड, और अमेरिका उस तरह साथ नहीं दे रहा इंडिया का जिस तरह अमेरिका को देना चाहिए था। ठीक है। जयशंकर के इंडिया में वापस आते ही पहली उनके सामने खबर यह है कि CNN ये कह रहा है कि इंडियाज इकोनॉमी वाज स्टार्टिंग टू रिकवर, उनकी मईशत बेहतर होने जा रही थी। ता वक्त ये कि देन सेकेंड कोविड वेव हिट। बिजनेस इंसाइडर ये कह रहा है कि इंडियाज जीडीपी हैज कॉन्ट्रैक्टेड 5 times सिंस 1947। ठीक है। बट नेवर एज बैड एज 7.3% श्रिंक हो गई है इकोनॉमी, गिर गई एक साल में भारत की। पिछले 72 सालों में बदतरीन अगर मईशत किसी वक्त गिरी है तो वो भारत की गिरी है। ठीक है। और फिर इंडियन एक्सप्रेस और ये बता रहे हैं, एक्सप्लेन की जीडीपी फॉल्स इन पर्सपेक्टिव, डिटेल इसमें बता रहे हैं कि जी इसमें नौकरियां कितनी जाएंगी। पाकिस्तान की जो आबादी है, पूरी आबादी पाकिस्तान से, उससे ज्यादा लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से इसकी वजह से नीचे गिर जाएंगे इंडिया में। अल्लाह ताला अपना करम करे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अब यहां पर इंडिया के इश्यू और चाइना ब्लीड, चाइना ये आप देखिए, उनका जो एक बड़ा उनका मैगजीन है, उसने क्या लिखा है आज कि 3 उनकी इकोनॉमिक टाइम्स की, मैं 3 बैक टू बैक आपको ये बता रहा हूं। पहले तो ये है कि इंडिया फेसिंग इट्स वर्स्ट रिसेशन इन करंट फिस्कल सेज, जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं क्रिसल। अच्छा, बदतरीन इकोनॉमी हो गई। दूसरा, इंडिया शुड नॉट चेज ड्रीम्स ऑफ येट अनदर वी शेप्ड रिकवरी व्यू। अच्छा जी, दोबारा वी शेप ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी क्या है, देर इज अ वे आउट ऑफ वैक्सीन क्रंच इंडिया फेसेस। वैक्सीन भी नहीं दी अमेरिका ने, वो मुल्क सबसे बड़ा, डायल चाइना से बात करो, वो मुल्क जो सबसे ज्यादा दुनिया में वैक्सीन पैदा करने वाला मुल्क था और है शायद अभी भी, उसकी वैक्सीन ले ली और उसके बाद उसे कहा कि तुम बांग्लादेश में दाएं बाएं आगे पीछे वैक्सीन दो। और अब वहां से बात आपको पता है क्या हुई है वहां पे, और तो सारी बातें हुई हैं ना सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ। आपको पता है जो इंटेलिजेंस ने क्या बात की कि जलालाबाद और हेरात में अपने कॉन्सुलेट्स को बंद करें, हम वहां पर सिक्योर नहीं कर रहे, हम निकल रहे हैं अफगानिस्तान से। सही। तो आपने जो कॉन्सुलेट खोले हुए थे वहां पे, वो कॉन्सुलेट्स बंद करें, ये जयशंकर जी को कहा गया। और बाकी जो आपके वहां पे जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये सारे हैं, उसको आप देख लें। अफगान जो फौजी वगैरह हैं उनसे जैसी भी आपकी बातचीत है, हम सिक्योर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो ये 2-3 कॉन्सुलेट हाथ उठा लिया जी। ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी बंद हो गई। ब्रिटेन अपने लोगों को जो है वो वहां पे जाके पना दे रहा है, जिन लोगों ने उनके साथ कॉपरेट किया। तो ये हेरात और जलालाबाद के कौंसल खानों पे क्या मैं चौकीदारी करूंगा बैठ के? विड्रॉल हो रहा है वहां से, पॉलिसी टोटल। और अब इनको कहा गया है कि अपने कौंसल खाने बंद करें। अनसर्टेन नहीं, मतलब अजीब सी बात है ना भाई, आपने एक रोल, अच्छा उधर जो है वो हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो जनाब चाइना उधर बैठ गया आके। ये आप जो है वो ईरान के साथ अगले चंद दिनों में, आज 1 तारीख है, तो आप समझें कि इस अगले 2 हफ्ते के, एक तो कल वो हलफ उठा लेगी नई गवर्नमेंट, ठीक है, नेतन्याहू की जगह। सही, बहुत बड़ा सेटबैक, और इतना बड़ा सेटबैक है। एशिया टाइम सिंगापुर का देखें, मैं जो बात होता है ना बाज़ दफा के आप अपना तज्जिया, खबरें आ रही होती हैं, अपना तज्जिया देते हैं और बाद में आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं तज्जिए के ऊपर आई वॉज नॉट
दैट बैड एनालिसिस में। एशिया, मैं आप कह रहा हूं कि ये जो हुआ है पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर, ये प्यूटिन की विक्ट्री है। प्यूटिन ने एक कॉल की और कॉल करने के बाद एक शटअप कॉल गई नेतन्याहू को, ना तो शटअप कॉल गई बल्कि कहा कि गायब हो जाओ यहां से। और एशिया टाइम्स ये खबर दिखा रहा है बाइडेन ब्लिंक्ड एंड प्यूटिन वन। बाइडेन ने आग झपकी। अच्छा, इसको ये कैसे मिल, ये जो मुहावरा है ना, ये जो बात चलती है, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान हमारे पास है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का, वो उस वक्त ये जुमला उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था अमेरिकन के कि आई बॉल टू आई बॉल, हम बिल्कुल एक दूसरे की आंखों में, तो ये पुराना पेपर है बहुत, और द अदर साइड जस्ट ब्लिंक्ड। ये जॉन एफ कैनेडी, उस जमाने का मैं आपको दिखा रहा हूं पेपर के, वो जनाब 1962 में वो क्यूबन क्राइसिस हो रहा था, अचानक वो जो है ना डे 9 पे वो ब्लिंक कर गई दूसरी साइड, क्राइसिस खत्म हो गया। यानी पलक झपकी, जैसे होता है ना पलक झपकी तो खत्म, घड़ा सामने वाले ने पकड़ लिया आके। अब वो पलक झपकी बाइडेन ने और प्यूटिन ले गया उठा के। सही। और आज जो है जरा अंदाजा लगाएं कि इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ आज गजा में, उन्होंने हमास की लीडरशिप से मुलाकात की है। और हमास ने 2 इस्राएली जो मगवी उनके पास मौजूद हैं शहरी, और 2 इस्राएल के जो फौजी हैं उनकी लाशें पिछले 4 सालों से, उनके बदले उन्होंने एक फहरिस्त पेश कर दी है सामने कि ये जो है ये हमारी पूरी लिस्ट है और इतने लोग हमें चाहिए जो कि आप जरा बराए करम इस्राइल से रिहा करवा दें। यानी नेतन्याहू के जाने के बाद भी आप देखेंगे तो उनको जो है वो चैन नहीं है, चैन सुकून नहीं है। उन्होंने कहा फर्दर आगे जाओ और जाके अपने बंदे छुड़वा लो। और ये जो गिलाद शलीत जो बंदा था, मैंने पहले भी बताया, तो उसके 1027 कैदी छुड़वाए थे। और अब जो है वो याहिया सिनवर जो कि उनके हमास के लीडर हैं पॉलिटिकल ब्यूरो के, उन्होंने ये कहा है कि एक तो मदद नहीं लेंगे। वो आए, तशरीफ लेकर आए वहां पे इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ, तो झंडे लगे हुए थे, गजा में झंडे लगे हुए थे जनरल सिसी के। उन्होंने इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करके वहां तक ये तस्वीरें आज की, इंटेलिजेंस चीफ को लेके गए और इंटेलिजेंस चीफ को जाके उन्होंने कहा कि हम मदद नहीं लेंगे आपसे, हां कैदी हमने छुड़वाने हैं जो इसराइल की जेलों में है। और कैदी छुड़वाने की बात कौन कर रहे हैं? ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, जो मास्क लगाए हुए जो ग्रे हेयर के साथ हैं, इनका नाम है याहिया सिनवर। सही। ये वो है जिनको 2010 में जो 1027 कैदी रिहा हुए थे, ये उसमें थे। अच्छा, ये उसमें थे। 2021 में अब ये नई लिस्ट पेश करने जा रहे हैं सामने। सही सर, ब्रेक ले लेते हैं, इससे कंटिन्यू करेंगे वापस आके। अच्छा, अब इसमें आ जाए ना, इसमें फिर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान सर मजीद बात करेंगे आपसे वापस आते हैं। पाकिस्तान पॉलिसी क्या है जी बेहतर, प्रेसिडेंट बाइडेन की? ठीक है जी बेहतर। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते की मामलात पर बात कर रहे थे, वहीं से प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, बात यह है कि वो ब्लीड, ये इसमें ब्लीड करवाना है, ब्लीड। ठीक है, जो शार्क मछलियां होती हैं समंदर में, उनकी आंखें बहुत अच्छे काम नहीं कर रही होती। वो अमूमन ये होता है कि वो जरा पुअर आईसाइट के साथ, अंधी वो कहते हैं कुछ, लेकिन पुअर आईसाइट उनकी पुअर होती है। लेकिन वो उनके जो सेंसर्स हैं वो खास, उनको बायोलॉजी के अंदर एम्पोलाई ऑफ लोरेंजाई, ये उनके इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं। और उससे क्या होता है कि वो बहुत दूर से स्मेल करती हैं, ब्लड को देख नहीं सकती, स्मेल करती हैं, सेंस करती हैं। और ये ह्यूमन ब्लड जरूरी नहीं होता ह्यूमन ब्लड हो, दूसरा ब्लड भी होता है, उसको भी सेंस करती हैं और पीछे जाती हैं उसके। और ये होता है कि जब कोई ब्लीड हो रहा हो ना, छोटी सी चोट लग जाए, किसी को पत्थर लग जाए, तो ये उसके पीछे जाती हैं, ये उसके पीछे उसको फॉलो कर रही होती हैं, देख के नहीं, स्मेल से। ठीक है, और इसी तरह से आप समझ लें कि जो सुपर पावर्स हैं या दूसरा मुल्क है वो ब्लीड करवाता है। अब जो
इंडिया के साथ इश्यूज हैं। अब देखें वहां पे क्या हो रहा है। अब आप ये देख लें कि इवेंट्स क्या, और मैं अगर पाकिस्तान पॉलिसी, पाकिस्तान को इस वक्त अपनी, पाकिस्तान की डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं कि अगले, मैं कहता हूं ना, अगले 20 साल या 40 साल या आगे कैसे हमने, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने रहना है, कैसे हमारे पड़ोसियों से ताल्लुकात, तो इंडिया से कैसे ताल्लुक। सबसे अच्छा फोरम इस वक्त काश बहाल हो जाता, वो सार्क फोरम था, बड़ा नेचुरल फोरम था। बाकी फोरम तो आपके जो मर्जी बनते रहे, जो सार्क फोरम है, G7 खत्म हो गया, चाइना ही नहीं है G7, ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका तो जनाब इंडिया तो पता नहीं क्या, खुदा जाने सार्क की अहमियत क्या है। रीजन है ना, एक रीजन है ना, पड़ोसी है ना, समझते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के मिजाज समझते हैं, इश्यूज प्रॉब्लम्स। इस वक्त वो डाटा शेयर हो रहा होता है इस वक्त, तो अच्छे बुरे टाइम में। अब जनाब इशू ये है कि, और वो साथ जो ब्लीडिंग शुरू हुई कि जिसमें आपने वेपन्स लेने हैं, आपने वेपन्स खरीदने ही खरीदने हैं, चाइना के वेपन्स, डिफेंस में लेने ही लेने आपने, और आपने रशिया से लेंगे तो रशिया के, चाइना के खिलाफ यूज, चाइना के खिलाफ कौन मुल्क देगा वेपन? टर्की। ये आज है 1 तारीख, 14 तारीख को ये जो, एक तो कल नेतन्याहू की गवर्नमेंट गई, ये अगले चंद दिन आप देखिए किस कदर अहम चंद दिन है। ये यहां से विड्रॉल हो रहा है अफगानिस्तान से, और वैक्यूम में विड्रॉल हो रहा है, वैक्यूम। आज मुलाकात हो रही है वुज़राए खारजा और वुज़राए दिफा की 30 मुल्कों के, नेटो के। नेटो में अमेरिका तो है, लेकिन अमेरिका के साथ टर्की भी है। और 14 तारीख को या 15 तारीख को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की मुलाकात होगी नेटो के और ईयू के रहनुमा, उसमें तैयब एर्दोगन भी होंगे। अच्छा, ये पहली मुलाकात होगी बाइडेन की और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन की। इसी दौरान तैयब एर्दोगन की मुलाकात होगी यूनान के साथ, ताल्लुकात पहले ही अच्छे हो रहे हैं उनके, तो ये, और मिस्र के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो ये जो ईस्ट मेडिटेरियन और ये सारा मामला, जिसको कई अरब ममालिक अच्छा नहीं देख रहे कि इतना रोल दे दिया सीसी को, क्यों दी है हमें, मतलब हमें भी साइड पे करके सीसी कहां से आ गया बीच में? इतने अरसे तो हम सपोर्ट करते नहीं, अब वो पता चला इधर इसलिए आ गया सीसी कि सीसी ने अपने दरवाजे नहीं बंद किए हुए थे, दरवाजे बंद नहीं किए थे हमास के साथ, और उनका ज्योग्राफी क्या आपका बॉर्डर लगता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार कतर में भी हैं, हर जगह पे हैं, ठीक है, अफगान वगैरह सारे, हमास वगैरह, ये बॉर्डर लगता है, ये डिलीवर कर सकते हैं डायरेक्टली। और पिछली जो गुफ्तगू, पिछले जो मामलात थे, जो पिछले कैदियों के तबादले हुए थे, वो भी इजिप्ट के थ्रू हुए थे। हालांकि वो अफगान है, और सीसी जो है वो अफगान के खिलाफ रहे हैं, टर्की जनरल मोहम्मद मुर्सी के साथ रहे, लेकिन ताल्लुकात बेहतर हो गए। अच्छा, अब जनाब इसमें नेटो के, सॉरी नेटो, एक तो नेटो, अच्छा अब नेटो का क्या होगा? अगले दिन तो मिल रहे हैं आपसे पुतिन। नेटो तो बना था सोवियत यूनियन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। तो अब मुझे बताएं कि अब नेटो कौन सा नेटो, कौन सा नेटो? अमेरिका, भाई आप अच्छे बुरे वक्त पे साथ नहीं है। ये आसियान भी गई आज से, आसियान भी अमेरिका, यानी क्वाड उनकी प्रेफरेंस में है ही नहीं। अब यूरोप का भी आ जाता है कभी, और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं है, जहां ट्रंप छोड़ के गया है अमेरिका को, जहां मौसूफ छोड़ गए हैं अमेरिका को, और उससे पहले की भी जो एंडलेस वॉर चल रही हैं, तो अमेरिका को अब बहुत सी जगहों पे बहुत से फ्रंट्स खोलने हैं और बहुत से फ्रंट्स बंद करने हैं। और फ्रंट्स कैसे खोलने हैं कि अपने अलाइज को यकीन दिलाना है। कोल्ड वॉर के अंदर सबसे अहम चीज ये थी कि सोवियत यूनियन यकीन दिला के रखे कि हमारे पास इतना असला है, असला भी नहीं छोड़ सकते, आपके एयरक्राफ्ट घूमते रहने चाहिए। चाइना अभी तक सॉफ्ट पावर के साथ आया है, चाइना ने कोई बड़े एयरक्राफ्ट नहीं बनाए, लेकिन वो आराम से, वो ना अमेरिका ब्लीड हो रहा है ना, इधर से उधर एयरक्राफ्ट जाए, इधर से उधर ताइवान हम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में देखें कि फॉरेन पॉलिसी ने क्या लिखा है। द ग्लिच रूइंड ब्लिंकन्स आसियान डेब्यू। पहली मीटिंग होनी थी आसियान की, सारे के सारे ममालिक साउथ एशियन कंट्रीज के इंतजार कर रहे थे। ऑन 25 मई साउथ एशियन foreign ministers gathered in front of their computers for what was to be the first formal encounter with Biden administration top diplomat, a virtual ministerial summit with US Secretary of State Anthony Blinken, but Blinken never appeared. नहीं आए। पता चला ब्लिंकन इस वक्त एक जहाज में बैठ के मिडिल ईस्ट हंगामी सूरत हाल डेवलप हो गई थी। आसियान वाले बैठे, उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाओ। ये तो थोड़े दिन पहले जो वजीर खारजा हैं वो खुद आए थे हमारे पास, चाइना के एक मुल्क आए थे आसियान के। आपको कोई मदद की जरूरत तो नहीं है,
अब आपके पास कोई वैक्सीन की जरूरत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम। हमारे पास तो एक एक मुल्क में आए थे, और ये जब हमें कहा कि मीटिंग हो रही है और हम बैठ गए कंप्यूटर्स के आगे, तो हमें जहाज में बैठने से पहले बताया ही नहीं। हमें बताया ही नहीं कि भाई आप जरा उठ जाएं, ये मीटिंग कैंसिल हो गई। उनको व्हाइट हाउस बताने भूल गया। अच्छा, अब इसको मुझे बताएं कि इसके ऊपर जो है वो क्या क्या कहा जा सकता है। दूसरी बात कि यरूशलेम के अंदर वही बात कि जी कौंसल खाना खोल रहे हैं। अमेरिकन ने कहा हम कौंसल खाना खोलेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है। अल मॉनिटर खबर दे रहा है, बाइडेन टू ओपन यूएस कॉन्सुलेट इन यरूशलेम, रिस्टोर टाइज विद पैलेस्टीन अथॉरिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो तल अवीव का सफारत खाना यरूशलेम लाने वाने का वो भी साइड पे चला गया। यहां पे एक सफारत खाना और एक कॉन्सुलेट एक ही जगह तो नहीं हो सकता ना, तो कॉन्सुलेट मर्ज हो जाएगा। एक शहर में कैसे हो सकता है? भाई इस्लामाबाद में एक एम्बेसी भी हो, अगर एक एम्बेसी इस्लामाबाद में किसी मुल्क की, तो कौंसल खाना कराची में होगा ना। इधर एम्बेसी है तो सामने कॉन्सुलेट क्या करेगा बैठ के? तो उसने तो कि मैं यरूशलेम शिफ्ट करूंगा, तो उसने तो बंद कर दिया था सफारत खाना, वो सॉरी कौंसल खाना। अब मसले है कि कौंसल खाना वहां खोल दिया है, तो इसका मतलब है कि एम्बेसी भी वहीं रखनी है, शायद नहीं रखनी तल अवीव में, यरूशलेम नहीं लानी, तो वही एक वहां खोल दिया कौंसल खाना। फलस्तीनी खुश उस पर। अब मसला यह है कि इस पूरी पिक्चर में मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कि इस पूरी कहानी के अंदर पहले तो ये हमने भी समझना है कि आगे जाके प्लानिंग कैसे करनी है। ये बहुत बहुत ही अजब मामला हुआ कि दो सुपर पावर्स ने पहली हॉट वॉर की जगह ताइवान से भी पहले इंडिया में छेड़ दी, और कैलकुलेशन के साथ छेड़ी। क्वाड इस वक्त जरूरत है कि इकोनॉमी बढ़ गई ऊपर से। देखिए ना, मसला यह है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया आपसे बात करती है कि जी कितना पैसा, लोग बेरोजगार हो गए, अरब मुल्कों को पता नहीं पॉलिसियां चेंज हो गई हैं अचानक, क्या दुनिया किस दहाने पे जा रही है, क्या हो रहा है। आपने वो इस्लामोफोबिया, वॉर ऑन टेरर तो खत्म हो गई ना, सरकारी तौर पर वॉर ऑन टेरर खत्म हो गई। अमेरिकन और मुसलमान भाई भाई ठीक है ना। अब जो एक मर्तबा फिर अमेरिका और मुसलमान भाई भाई, और मामला चलना है किसके, इस हक बातिल के खिलाफ, चूंकि मार्का होना है अगला, कम्युनिस्टों के खिलाफ होना है। वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो सबसे बड़े कैपिटलिस्ट है। वो कैपिटलिज्म उठा के ले गए उन्होंने, सारा अपना वो टिकटॉक ये वो टूटा करा के बना के उन्होंने फेंक दिया। उनके बगैर क्रिप्टो करेंसी वो अपनी ला रहे हैं, वो अपना बैंक ला रहे हैं, वो कहां से? मैंने आपसे कहा ना, देखें कैसा डिसेप्शन है। वर्ल्ड बैंक, अच्छा वर्ल्ड नाम ऐसे रखे हो ना, वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक। जैसे लोग जाके, मैंने कल भी कहा था ना, जाके अकाउंट खुलवाओ यार, वर्ल्ड बैंक में अकाउंट है मेरा। अकाउंट वो बैंक नहीं है, वो आपको जैसे साहूकार नहीं होते, वो बैठे होते हैं एक जगह, पैसा देते हैं और आपसे वो लेते हैं, वो पैसा देते हैं लेते हैं, उसको तो उसका नाम ही कुछ और होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक, जनाब नाम ऐसे रखे हुए हैं कि बंदा सुन के जाता है कि यार पता नहीं क्या चीज है ये। अच्छा, यूनाइटेड नेशन, सारे दुनिया की कौमें इकट्ठी हो गई हैं, पता नहीं क्या करना है, ठीक है। तो बात यह है कि अब वो खत्म हो रहा है एरा। क्या यूनाइटेड नेशंस की क्या हैसियत रहेगी? सवाल डिबेटिंग क्लब ही है ना, तकरीरें हो गई, करारदादें मंजूर हो गई, वीटो हो गया, ये खत्म हो गया किस्सा। नए मुल्क नई इमरजेंसी, नए जो मार्केट से इमर्ज हो रही हैं। इंडिया, मैं इंडिया को इसलिए स्टडी कर रहा हूं कि इंडिया जो मैंने कल भी बात की थी ना, कि उनको खराज तहसीन पे हम पेश करते हैं कि वो इतने बहरानों से अब निकलते कैसे हैं, और हम अपने आप को फिर देखते हैं कि हम बहरानों में छलांग कैसे मारते हैं। कि जब हम ठीक होते हैं कहते हैं यार एक मिनट मिल नहीं रहा ना यार, और टक्का मारते हैं ना जाके, मगर इकॉनमी ठीक हो गई, क्यों ठीक हुई है यार, इसको जाके ओ भाई क्राइसिस से वो कैसे निकल रहे हैं इसको देखें। और ये जो इंडिया मूवमेंट है ये आगे जाकर आनी है, आपने बड़े पॉलिसी डिसीजंस करने हैं, आपने इकोनॉमी को, आपने फॉरेन पॉलिसी को, आपने रीजनल पॉलिसी को। अफगानिस्तान से विड्रॉल होता है, खाना जंगी कैसे हो गए, वो तो निकल जाएंगे जब पाकिस्तान। अच्छा आप है ना, पाकिस्तान बैठे ना, तो आप देखते रहिएगा पीछे हमारे खुदाफिज। ओ भाई कैसे उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, उनको बेसिस सेंट्रल एशिया में चाहिए, या फड्डा पड़ना है आगे, जंग एक नई शक्ल में सामने आएगी। ग्रे जोन में प्रॉक्सीज होती हैं। प्रॉक्सीज एक हिस्सा है, इकोनॉमी गिराई जाती है, दूसरे मुल्कों की हुकूमतें गिरती हैं, प्रॉक्सीज खेलती हैं। अच्छा आपकी ये प्रॉक्सी, वो कहते हैं हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हुतीस कौन है, ये कौन है, दाइश वाले, मैं तो नहीं पता। जाहिर है। तो बात ये है कि इन पर ये प्रॉक्सीज कैसे जन्म लेती हैं क्या। अब इस पूरे पिक्चर में अल्लाह का शुक्र है इस्तेकाम है सियासी मुल्क में। सही, डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस पे खान साहब की एक टेलीफोन कॉल बनती है। अब ये आ गया है जून, नवंबर 3 जून, खान साहब की एक डिटेल्ड टेलीफोन कॉल बनती है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ।
ठीक होगा, ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस पर मजीद बात करेंगे नाज़रीन। और उसके लिए फॉरेन ऑफिस को हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक मरतबा फिर नैब पर तनकीद की और कहा कि नैब ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया और हुकूमत के करप्शन केसेस जो है वो नैब को नज़र नहीं आते। वही बातें हैं, लेकिन अभी तक नैब की जानिब से जो कहा जाता है कि वसूलियाँ कर ली हैं वो भी अभी आता हूँ, मैं जरा वक्त हुआ तो इस पर बात करूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि तैयब अर्दोगन और प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग से पहले टर्की ने एक, आप समझ लें कि इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया है बहुत बड़ा। भाई तैयब अर्दोगन और बाइडेन की मीटिंग होने जा रही है। उन्होंने क्या किया है कि जो ब्लूमबर्ग स्टोरी दे रहा है कि टर्की टू सेंड रशियन मिसाइल एक्सपर्ट्स, वो S-400 तो लिए हुए उन्होंने, लेकिन जो एक्सपर्ट्स साथ आए थे रशिया के वो टर्की वापस भेज रहा है। ठीक है, और ये एक मैसेज है कि जरा CBM के बाइडेन S-400 रखेंगे वो अपने पास, लेकिन उनके साथ जो एक्सपर्ट्स आए थे उनको भेज रहे हैं वापस। रशिया बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस बात को कि टर्की कितना नेटो की तरफ जाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि नेटो के साथ जाके कहीं मतलब उधर जाता है या इधर जाता है। टर्की के लिए भी डिफाइनिंग है ये टाइम के, हाँ बहुत डिफाइनिंग है। टर्की अपने आप को कैसे बैलेंस, ये जो सर जंग होती है ना, इसकी मेरी बात की कोल्ड वॉर, इसमें बैलेंस बड़ा जरूरी होता है। पावर्स बैलेंस रखती हैं, इसके पास इतने पैसे, इसके पास इसके इतने मुल्क, इसके इतने मुल्क, इसकी इतनी प्रॉक्सीज, इसकी इतनी प्रॉक्सी के। लेकिन मुसीबत ये होती है कि आपको प्रॉक्सीज के साथ साथ वो टैंक वैंक जहाज वाज दिखाने होते हैं। प्रॉक्सी जो हरकतें करते हैं तो उसके नतीजे में आप तो क्लेम तो नहीं कर सकते ना कि हुकूमत हमने गिराई है मोहम्मद मुसद्दिक की, ठीक है ना, CIA ने गिरा दी, क्या किया, वो आप क्लेम क्योंकि नहीं कर सकते तो इसलिए वो प्रॉक्सीज को शो भी नहीं करते। लेकिन पता होता है पूरी दुनिया की प्रॉक्सी है आपकी, किसी भी एक मुल्क की। अब मसला ये कि वो साथ असला भी दिखाना होता है, आपने साथ ये भी करना, लेकिन बैलेंस रखना होता है मार्केट में। बैलेंस, इसके पास इतने पैसे हैं, इसके पास इसके एयरक्राफ्ट कैरियर कितने। अभी तक तो आप देखें कि चाइना जो है वो निकला नहीं अपने खत्ते से, सवाए जिबूती के, वो अपने खत्ते में ही है। अमेरिका पूरे दुनिया में घूम रहा है, इधर से लेके जापान से लेके मिडिल ईस्ट से लेके अब यूरोप के साथ। नेटो वालों को कहा था ना कि पैसे दो, हमें पैसे क्यों नहीं देते हो। ट्रंप कह गए थे ना अमेरिका फर्स्ट, वो सही थी बात, ये गलत थी, लेकिन फिर दोबारा बाइडेन ने उनको श्योर करवाना था कि नेटो रहे अपनी जगह। नेटो सोच रही है तो किसी को तो भाग जाते हैं, तो हम क्यों मत्था लगाएं सोवियत यूनियन के साथ। जब गैस के ऊपर देखिए बाइडेन को बहुत दे दिया ना, खुश करने के लिए जर्मन को कह दिया वो पाइपलाइन बनाओ, तुम्हारी कंपनियों में कुछ नहीं होगा इशू। तो बाइडेन चाह रहे हैं कि मेरे अलाइज रहें मेरे साथ। मैं कैसे रहें, तो इंडिया को क्वाड बनाओ, जो क्वाड का डालना है अचार। जब आपकी मैशत गिर गई और चाइना सर पे बैठेगा, बर्फ पिघल रही दोबारा, और वैक्सीन का इशू है, अल्लाह ताला खैरियत करे वहां पे। इंडिया में हमारी तो दुआएं उनके साथ। मसला यह है कि अब इसमें किसने कहा था आपसे, तो अब ठीक है, अब निकले अफगानिस्तान से विड्रॉ करना है ना, वहां पर खर्चे, वहां पर वो इंदिरा गांधी पता नहीं एयरपोर्ट फलाना ढिमाकना, पार्लियामेंट हाउस, ये वो सारा कर करा के निकलो। अमेरिका ने कहा बेसिस वो खाली करो, वहां पे कौन सा खाने बंद करो। इशू ये है कि मैं जो, अच्छा साथ ही वो जो मैंने बात की थी कि हाइब्रिड आ रहा है एक नया वायरस, वो CNN की स्टोरी है, कोई देखना चाहे तो उसको हम दिखा भी सकते हैं। ये नया जो ये हाइब्रिड हो गए, 2 वेरिएंट्स थे ना इनके इंडिया में जो आए थे, और ये इंडिया ने बड़ा शदीद इस पर एहतजाज किया था WHO से, इसको इंडियन वेरिएंट क्यों कह रहे हैं, और बात उनकी सही थी। तो वो जगह के नाम से बाज दफा वो इबोला है तो इबोला नाम लगा दिया उसका, तो वो इंडियन वेरिएंट इतना ज्यादा हो गया था, B1617 और B16172। तो इनका नाम जो है वो WHO ने रखा है कापा और डेल्टा। तो इनको आइंदा से जो है वो कापा और डेल्टा कह के मुखातिब किया जाए। एक का नाम है कापा, इंडियन वेरिएंट की जगह। अब दुनिया के लोग पता नहीं दुनिया वाले करते हैं या नहीं करते, अब हम तो करेंगे कापा वेरिएंट, और ताकि हमारे पड़ोसी नाराज ना हो। लेकिन बात वही है कि जो CNN स्टोरी दे रहा है कि वो 2 का, यूके वाले का और जो इंडिया से कापा डेल्टा वाले का जो है वो हाइब्रिड हो गया है। अब हाइब्रिड हो गया है, ये इसको जरा बड़ा करेंगे, दोबारा दिखाएंगे जरा, ये वियतनाम में निकला है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो वेरिएंट है इसका कोई नाम नहीं दिया अभी तक। अभी तक इसको ना वेरिएंट ऑफ कंसर्न का है, ना इसको वेरिएंट ऑफ जो है वो इंटरेस्ट का है। अभी तक उसको कोई नाम, उसकी शक्ल का नहीं बताया, सिवाय इसके कि उसकी एक स्पाइक 144 के ऊपर वेरिएशन हो गई है। और वो तेज, जरा मैप दिखाएंगे वियतनाम में हुआ क्या इसके नतीजे में, आप जरा सिर्फ वो एक दिखाएंगे चार्ट काइंडली।
एकदम से यूं जाते जाते ये वियतनाम ऐसे गया है। वियतनाम का जो कोविड कर्व है, नहीं ये इसको ये जरा बड़ा कीजिएगा। वियतनाम में हुआ क्या है, ये देखें क्या हुआ है पिछले 2 दिनों में, 2-3 दिनों में। ये जाते जाते बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बॉटम पे चला, खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। वियतनाम में तकरीबन वो बिल्कुल आप समझे कि प्लेटो आके नीचे वो फ्लैट हो गया था, अचानक उठता ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है ना। तो बात यह है कि इतनी गैर यकीनी है इस वक्त पूरे खित्ते, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कोविड पर भी काबू है। लोग अब तो ये है कि जी आपने सिर्फ मैसेज भेजना है और जाके वॉक इन वैक्सीन लगवानी है। अब हमारे पास वैक्सीन कम नहीं है पाकिस्तान में। वो जो फैसल सुल्तान साहब बात कर रहे हैं या असद उमर साहब बात कर रहे हैं, अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गया मुझे वैक्सीन। अब जाके वैक्सीन अपने रजिस्टर करवाएं और जाके वैक्सीन लगवाएं। ठीक है। और उसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद भी केयर करें, और अगर कोविड हो चुका है तो भी केयर करें। किसी भी वक्त जो है अचानक ये कोई शक्ल, जब तक एक कोविड का मरीज भी दुनिया में है तो कोविड है बिल्कुल। ठीक है। और ये कभी जहाज खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी क्वारंटाइन लगाते हैं, कभी हटा, वो इसीलिए क्योंकि वो ऊपर नीचे सारी दुनिया दिख रही है कि यार हमारे अंदर कहीं मुसीबत दोबारा ना आ जाए। इंडिया के बारे में मैं सिर्फ उनकी वेबसाइट आखिर में कोट करूंगा। ये उनका जो मिंट है, उनका लाइव मिंट, वो कह रहा है कि इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3 एक साल में, रिवाइवल पोस्टपोन टू 22 और 23। अच्छा, इसका मतलब है कि इस साल रिवाइवल नहीं है। यानी ये तो उनकी जो आई है कल, तो ये तो बहुत ही अजीब सी मईशत उनकी है। हालांकि मेरा अपना ये क्या वजह इसकी हुई है, या तो ये है कि बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोजेक्शन रखी हुई थी। कारखाने तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इसकी एक्सप्लेनेशन, उनकी ग्रोथ क्या बिल्कुल गिर गई नीचे 72 सालों में। वो कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है कोविड सिचुएशन, नहीं कोविड तो हुई, लेकिन अब उसको फिर उठाएंगे कैसे दोबारा। और खास तौर पे उस वक्त जबकि आपने चाइना वो शार्क की तरह स्मेल कर रहा है सेंसर लगा के, कहां पे आपके जो है वो आपने ट्रूस को भी लाना है, ये भी लाना है, और आपके लोग कह रहे हैं कि चाइना से वैक्सीन ले लो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।